Good morning class. Today I am going to tell you about translation Hindi to English. आज का हमारा टेंस है सिंपल प्रेजेंट टेंस, जिसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कह सकते हैं। टेंस तीन प्रकार के होते हैं और इनको व्यावहारिकता की दृष्टि से तीन भागों में बांटा हुआ है: प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। पहला टेंस हमारा आता है सिंपल प्रेजेंट टेंस। आज मैं आपको हिंदी वाक्य को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करने के बारे में बता रहा हूँ। तो सबसे पहले जो वाक्य हमारे सामने है उसकी हमको पहचान देखनी चाहिए। हिंदी के वाक्य के अंत में पहचान होती है और अक्सर प्रेजेंट इंडेफिनिट के टेंसों के वाक्य में जो पहचान होती है वो का है, ते है, ती है, काहू है या है होती है। ये पहचान आपको वाक्य अंत में देखनी चाहिए और सबसे पहले हमको उस वाक्य का टेंस पहचानना चाहिए और टेंस को पहचानने में ये पहचान हमारी मदद करती है। सिंपल प्रेजेंट में हम दो तरह के वाक्य पढ़ते हैं: क्रिया वाले वाक्य और बिना क्रिया वाले। जिन वाक्यों में क्रिया होती है, कोई घटना होती है, उनको हम फंक्शनल सेंटेंस कहते हैं, क्रियात्मक वाक्य। और इन फंक्शनल सेंटेंस में हर वाक्य में क्रिया जरूर होती है। जिन वाक्यों में क्रिया नहीं होती उनको हम डेस्क्रिप्टिव सेंटेंस कहते हैं। अभी हम क्रिया वाले वाक्यों का ट्रांसलेशन आपको समझा रहे हैं। टेंस में हम अक्सर चार प्रकार के सेंटेंसों को पढ़ते हैं, जिसमें पहला है अफर्मेटिव सेंटेंस यानी साधारण वाक्य। साधारण वाक्य का अंग्रेजी में अनुवाद कैसे करेंगे आप यहाँ ध्यान दीजिए। अफर्मेटिव सेंटेंस का एक फॉर्मूला होता है, एक पैटर्न होता है और वो पैटर्न यहाँ पर ये है: सब्जेक्ट फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, या फिर उसमें एसएस जोड़ा जाता है, या फिर ऑब्जेक्ट इसके बाद ऑब्जेक्ट लिखा जाता है। ये इस साधारण वाक्य का पैटर्न है। यानी हमको उस हिंदी के वाक्य को अंग्रेजी में बदलते समय इस क्रम से शब्दों को लिखना पड़ेगा। इसमें हमारे ये तीन नियम काम आते हैं। हमको सब्जेक्ट देखना पड़ता है। यदि सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे या फिर कोई बहुवचन है तो उसके साथ हमको क्रिया की पहली फॉर्म लिखनी चाहिए। ऐसे इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। सब्जेक्ट फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, ऑब्जेक्ट और अदर, अन्य कोई कंप्लीमेंट है तो वो लिख देना चाहिए। यदि कर्ता ही, सी, इट या एकवचन करता है और उसके साथ है वाक्य में जो क्रिया आ रही है, उस क्रिया का अंतिम अक्षर यदि डबल एस, एस एच, सी एच, एक्स, जेड, ओ इनमें से आ रहा हो तो फिर हमको उस क्रिया के साथ ई एस जोड़ना चाहिए। और यदि हमारे दिए गए वाक्य में सब्जेक्ट ही, सी, इट एक वचन हो किंतु उसके साथ जो वर्ब आ रही है उसका अंतिम अक्षर इनके अलावा हो तो फिर उसमें हमको वर्ब में एस जोड़ना चाहिए। तो हमको अफर्मेटिव प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेशन करते समय इन तीन बिंदुओं को ध्यान में रखना चाहिए। अब देखिए आप यहाँ पर इसका ट्रांसलेशन कैसे करेंगे। यहाँ जैसे पहले उदाहरण पे आप ध्यान दीजिए,
मैं स्कूल जाता हूँ, सबसे पहले हमको इस वाक्य के अंत में जाना चाहिए। इसमें ताहू शब्द आ रहा है और ताहू शब्द ये बता रहा है हमें कि ये वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है और इसमें जाने की क्रिया हो रही है, इसलिए ये फंक्शनल सेंटेंस भी है। तो पहला काम था हमारा आइडेंटिफिकेशन यानी वाक्य को पहचानने का। इस जाता हूँ, इस ताहू शब्द से हमने पता लगाया ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है और इसमें न तो कहीं नई शब्द आ रहा है, न अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह आ रहा है, इसलिए ये साधारण वाक्य है। अब साधारण वाक्य है तो इस वाक्य को हमको इस पैटर्न से लिखना होगा। इस वाक्य में सब्जेक्ट मैं है, जिसकी अंग्रेजी आई होती है। आई नियम फर्स्ट में आ रहा है, आई वी यू दे। तो सबसे पहले हमको यहाँ पर इसका सब्जेक्ट आई लिखना चाहिए। उसके बाद में पैटर्न के अनुसार देखना चाहिए, वी फर्स्ट लिखना है। इसमें जाना क्रिया है तो हमने गो लिख दिया है। फिर आगे देखना है कि इसमें एस का प्रयोग होगा या नहीं होगा। तो इसके लिए हम फर्स्ट रूल पे देखते हैं कि आई इस पहले बिंदु में आ रहा है, जिसमें हमको केवल वर्ब की पहली फॉर्म का ही प्रयोग करना है। एस का प्रयोग इसमें नहीं करना है, क्योंकि जब कर्ता आई वी यू के होंगे बहुवचन होगा तो केवल पहली फॉर्म आएगी, एस का प्रयोग नहीं होगा। इसलिए हमने यहाँ पर गो में एस नहीं जोड़ा है और ऑब्जेक्ट लिख दिया है। साधारण वाक्य में फुल स्टॉप का चिन्ह लगाया जाता है और ये हमारा ट्रांसलेशन पूरा हो गया है। मैं स्कूल जाता हूँ, आई गो टू स्कूल। अगला उदाहरण हम लेते हैं, वह अंग्रेजी पढ़ाता है। इसको भी इसी प्रकार पहचानेंगे। अंत में पहचान देखेंगे, ताह शब्द आ रहा है। ताह इसी टेंस की पहचान है यानी सिंपल प्रेजेंट की पहचान है और इसमें नहीं शब्द, प्रश्नसूचक चिन्ह और वाक्य की शुरुआत सब्जेक्ट से हो रही है, इसलिए इसको भी हम साधारण वाक्य ही मानेंगे। और साधारण वाक्य मानेंगे तो हम इस पैटर्न के अनुसार इसको लिखेंगे। इसमें कर्ता आ रहा है ही और उसके साथ क्रिया आ रही है पढ़ाना, टीच। अब ये देखना है, पैटर्न के अनुसार हमने सब्जेक्ट लिखा है ही और उसके साथ क्रिया आ रही है टीच, टीच लिख दिया है। लेकिन अब इसमें ये देखना है कि एच का प्रयोग हुआ कि नहीं पैटर्न के अनुसार। तो हम देखते हैं नियम नंबर 2, यदि कर्ता ही सी इट हो तथा वर्ब का अंतिम अक्षर डबल एस एच एच सी एच एक्स जेड ओ हो, तो इसमें हमने देखा कि टीच वर्ब का अंतिम अक्षर सी एच आ रहा है और सी एच आने से अब हमको वर्ब में ई एस जोड़ना होगा, क्योंकि कर्ता हमारा ही सी इट है। तो इसलिए हमने टीच में ई एस जोड़ा और ये टीचेज हो गया और फिर ऑब्जेक्ट लिख दिया इंग्लिश और इस प्रकार हमारा वाक्य बन गया, वह अंग्रेजी पढ़ाता है, ही टीचेज इंग्लिश। तीसरा उदाहरण हम देखें, सीता पत्र लिखती है। टी है से हमारा टेंस क्लियर हो रहा है और वर्ब है लिखना, राइट। यदि हम सब्जेक्ट देखते हैं उसमें सीता सब्जेक्ट है, तो सीता ही सी इट एक वचन या जो एक वचन करता है, ये एनी नेम में से आ रहा है। तो एक वचन करता पैटर्न के अनुसार ये वाक्य भी साधारण है और हमने सब्जेक्ट लिख दिया है सीता और उसके साथ क्रिया है राइट। लेकिन हमने देखा कि इसमें नियम 3 लागू हो रहा है कि कर्ता ही सी इट है, लेकिन वर्ब का अंतिम अक्षर डबल एस एस एच सी एच एच जेड ओ में से नहीं है। अगर इसमें से नहीं है तो फिर हमको एस जोड़ना होगा क्रिया में और हमने ये किया है। सीता पत्र लिखती है, सीता राइट्स यानी राइट में हमने एस जोड़ा है केवल, क्योंकि इसका अंतिम अक्षर इन 6 में से नहीं था और अंत में लिखा ऑब्जेक्ट और इस प्रकार ये हमारा वाक्य बना, सीता पत्र लिखती है, सीता राइट्स ए लेटर। तो इस प्रकार हमको इसका ट्रांसलेशन करने के लिए इन 3 बिंदुओं पर ध्यान देना चाहिए। सबसे पहला काम है कि जो वाक्य हमारे सामने है उसकी हम पहचान के द्वारा टेंस क्लियर करें
टेंस के बाद दूसरे नंबर पर सेंटेंस क्लियर करें कि वो सेंटेंस अफर्मेटिव है, नेगेटिव है, इंट्रोगेटिव है या इंट्रोगेटिव नेगेटिव है, क्योंकि इन सब के फॉर्मूले अलग अलग होते हैं। और उसके बाद इस हिंदी के वाक्य के शब्दों की अंग्रेजी ध्यान में लाते हुए सीधे इस पैटर्न से उसको लिख देना चाहिए। और फिर इन 3 बिंदु पे ध्यान देना चाहिए कि सब्जेक्ट वर्ब हम लिख देंगे, हमको विचार करना है एस का प्रयोग होगा, ईएस का प्रयोग होगा या केवल वर्ब की पहली फॉर्म आएगी, तो ये इन 3 बिंदुओं से क्लियर हो जाएगा। इसके लिए आप आगे और वाक्यों से छोटे छोटे वाक्य लेकर के आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसमें मुख्यतः एस का प्रयोग भी महत्वपूर्ण है। तो आप इस प्रकार से छोटे छोटे वाक्य लेकर के आपको वर्ब की फॉर्म याद होनी चाहिए। इसके लिए वर्ब की क्रियाएं हमको ध्यान में होगी, तभी हम उसमें इसका प्रयोग कर पाएंगे। सबसे पहला है इसकी पहचान ध्यान में लीजिए, याद कर लीजिए। फिर उसमें देखिए वाक्य क्रिया वाला है कि नहीं है। अगर क्रिया वाला है तो फिर उसमें फंक्शनल वाला पैटर्न आप काम में लीजिए। वाक्य का प्रकार आपको पता लगाना चाहिए, सेंटेंस कैसा है। यदि आप उसको साधारण वाक्य क्लियर करते हैं तो फिर आपको इन 3 नियमों को ध्यान में रखना चाहिए। मुख्य नियम यही है कि कर्ता यदि आई भी यूते हैं, बहुवचन है, तो आप उसके साथ केवल पहली फॉर्म का प्रयोग करें, एस का प्रयोग न करें। और यदि कर्ता आपका बीसी इट या एक वचन कोई और कर्ता आ जाता है तो उसमें आप एस का प्रयोग करेंगे, लेकिन एस और ईएस दोनों में से किसका प्रयोग करेंगे उसके लिए ये रूल सेकंड और थर्ड आपकी हेल्प करेंगे। उसके लिए आपको वाक्य में जो वर्ब आ रही है उसका अंतिम अक्षर देखना चाहिए। अंतिम अक्षर यदि इनमें से आ रहा है इन कर्ताओं के साथ, तो उस वर्ब में आपको ईएस जोड़ना चाहिए। और यदि इन्हीं कर्ताओं के साथ आपकी वर्ब का जो अंतिम अक्षर है वो इनके अलावा डबल एस, एस एच, सी एच, एक्स, जेड, ओ इनके अलावा है, तो उसमें आपको एस ही जोड़ना चाहिए वर्ब में। पहले नियम को पहला ही उदाहरण क्लियर कर रहा है, दूसरे नियम को दूसरा उदाहरण क्लियर कर रहा है, तीसरे नियम को तीसरा नियम क्लियर कर रहा है। और ऐसे बहुत सारे वाक्य बना करके हम इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, अभ्यास कर सकते हैं।